नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुंबई की, जहां इस वक्त बारिश मुसीबत बन चुकी है मुंबई के लोगों के लिए। लगातार बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। मुंबई के दादर हिंद माता में 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। बीएमसी ने बैरिकेड लगाकर सड़कें बंद कर दी हैं। पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने अब से कुछ देर पहले दादर इलाके में एक रिपोर्ट तैयार की, वो अपना हम तक पहुंचाई है। देखिए उसे आप। लगातार हो रही बारिश के चलते मुंबई के दादर इलाके में भी लगभग 1.5 फीट पानी सड़क पर भर गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूं कि मुंबई के दादर इलाके की क्या स्थिति इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं। यहां पर आप देखिए, मेरे घुटने के लगभग पानी यहां पर भर गया है और सड़क पर अगर आप नजर डालें तो पूरी सड़क जो है वो पानी से लबालब भरी हुई नजर आएगी। इस सड़क को भी अब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इक्का दुक्का जो टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, पुलिस कर्मचारी हैं या फिर महानगर पालिका के लोग हैं, वो यहाँ से आ जा रहे हैं। पूरी सड़क को बंद किया गया है। सामने आप देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सुबह सवेरे घरों से निकले थे अपने कामकाज के लिए, लेकिन अब उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। और अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुश्किल हो रही है। बताइए, लगातार हो रही बारिश है, कुछ दिक्कत भी हो रही है? पानी भर गया दादर में, हिंद माता में। हाँ सर, परेशानी हो रही है थोड़ा, क्योंकि आदमी इतना पानी में चलेगा तो कैसा, पैर भी दुखेंगे और चलने में परेशानी हो रही है। तो कहाँ जाने के लिए आप निकले थे? मैं अभी जाऊंगा भोईवाड़ा में, भोईवाड़ा में टाटा हॉस्पिटल के बगल में इंडियन कैंसर सोसाइटी। देखिए, सुबह सवेरे जो लोग निकले थे उनको परेशानी हुई। चाचा, आपको क्या परेशानी हो रही है? पानी तो कई जगहों पर भर गया है। सब जगह पानी भर गया है, बहुत ही इधर 5-10 घर में भरता है, ऐसा है। बिल्कुल, लोगों के लिए परेशानी। आप देखिए, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ मेरे घुटने के बराबर पानी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दादर में यहाँ पर वाटर लॉगिंग किस तरह से बड़े पैमाने पर हो रहा है। और सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी, कमोबेश यही स्थिति है यहाँ पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश के चलते क्या स्थिति हो गई है। यहाँ पर दादर इलाके में सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में जोरदार बारिश हो सकती है मुंबई शहर में। ऐसे में मुंबई वासियों को अलर्ट रहने की चेतावनी भी दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकले। हालांकि आज सोमवार का दिन है, कामकाजी दिन है, और लॉकडाउन के चलते हालांकि शहर में सिर्फ एक सीमित दायरे में ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत है। लेकिन कई बार इस तरह से देखने को मिलता है कि लोग बड़े संख्या में सड़क पर निकलते हैं, तो इससे लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी पैदा हो सकती है अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो। कैमरामैन स्वप्निल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और आज की एक बड़ी खबर यह है कि बुधवार यानी 29 जुलाई को राफेल विमान की पहली खेप भारत पहुंच रही है। फ्रांस के मैर्नियाक शहर से राफेल ने उड़ान भर ली है। भारत में राफेल फाइटर जेट अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा। पहली खेप में फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि इन सभी विमानों को भारतीय पायलट उड़ाकर फ्रांस से हिंदुस्तान ला रहे हैं। 10 घंटों की उड़ान के बाद अबू धाबी में एक ब्रेक है, जहां पर फ्रांसीसी एयरबेस है। वहां से एक ब्रेक लेने के बाद ये दोबारा हिंदुस्तान का रुख करेंगे। खास बात यह भी कि भारत में लैंड करने के एक ही हफ्ते के बाद ये फाइटर जेट किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि इसमें 6 महीने तक लग जाते हैं आमतौर से। राफेल को भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर कहा जा रहा है। आसमान की बुलंदियों पर तिरंगा लहराने के लिए आ रहा है राफेल। दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने के लिए आ रहा है राफेल। चीन और पाकिस्तान का होगा हार्ट फेल। आ रहा है राफेल। बस 2 दिन का और इंतजार कर लीजिए, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर होगा आसमान का बेताज बादशाह, ऑलराउंडर राफेल। वही राफेल जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। हार्ट फेल होने लगता है।
अब यही रफेल जब हिंदुस्तान की सरजमी पर लैंड करने के बाद जब अंबाला से उड़ान भरेगा तो इस्लामाबाद कांपने लगेगा। लद्दाख के आसमान में दिखेगा तो बीजिंग की सांसें थमने लगेंगी। उनतीस जुलाई को रफेल का पहला जत्था अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। पहली खेप में 5 रफेल फाइटर प्लेन भारत पहुंच रहा है। इनमें से 3 डबल सीट और 2 सिंगल सीट के फाइटर प्लेन्स हैं। इसकी खासियत क्या है, अगर आपको जानना है तो खुद उस एयर मार्शल से सुनिए जिन्होंने इसे उड़ाया है। उनका नाम है एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार। नाम्बियार हाल ही में वायुसेना से रिटायर हुए हैं, लेकिन नाम्बियार भारतीय वायुसेना के उन पहले पायलट्स में शामिल हैं जिन्होंने रफेल में उड़ान भरी है। मुझे अत्यंत गर्व है कि ये जहाज भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ाएगी। और अगर आप देखें तो इस रीजन के जो 3 एयरफोर्सेस हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, अगर आप कंपेयर करें तो रफेल का जो कैपेबिलिटीज़ है वो इस समय इन सब देशों के जहाज़ों से भी बेटर है। एयर डोमिनेंस का बादशाह रफेल पलक झपकते ही एक्शन में आने में माहिर है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में हैं। भारत के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा रफेल साउथ एशिया के आसमान में सर्वशक्तिमान साबित होने वाला है। भारत के लिए रफेल ने फ्रांस के मेरिनियाक शहर से उड़ान 10 घंटे की उड़ान के बाद रफेल अबू धाबी में फ्रांसीसी एयरबेस पर उतरेगा। अबू धाबी से फिर रफेल भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। रफेल घातक हथियारों से लैस है। रफेल भारत का सबसे नया महायोद्धा है। इंडियन एयरफोर्स का पावर बूस्टर है। चाहे दुश्मन के देश में आग बरसानी हो, उसके हमले से बचना हो या फिर मिसाइल से वार, आसमान की जंग में रफेल का कोई सानी नहीं है। दो मेटालिक हाथ होते हैं, कुछ हाथ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो मेरे को भी जब मैं रफाल को देखता हूँ, मुझे भी वो स्पाइडरमैन की वो जो उसकी याद आ जाती है कि अगर हवा में आप बात कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद छोटे हाथ भी हैं, बड़े हाथ भी हैं। मतलब दूर से भी मार सकता है, पास से भी मार सकता है। सिमिलरली अगर ग्राउंड अटैक कर रहे हैं तो उसके पास से मारने वाले वेपन भी हैं, दूर से मारने वाले वेपन भी हैं, और बड़ी एक्यूरेसी है। ये तो है ही है मारने की क्षमता। उसका जो सेल्फ प्रोटेक्शन सूट है वो बहुत बढ़िया है। रफेल एक बार में 9000 किलो से ज्यादा बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका सबसे खतरनाक हथियार है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है, यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से 2 गुनी। इस मिसाइल के साथ पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा, तो पश्चिमी तिब्बत में चीन के एयरबेस भी सीधे भारत के निशाने पर आ जाएंगे। रफेल में लगे हथियार ऐसे हैं जिन्हें लॉन्च करने के लिए इसे दुश्मन के इलाके में घुसने की जरूरत नहीं। ऐसे में रफेल की मौजूदगी दुश्मन का दिल दहलाने के लिए काफी है। करीब 60,000 करोड़ रुपए के सौदे के 36 रफेल विमानों के सौदे में ये पहली खेप है जो भारत पहुंच रही है। अंबाला बेस पर रफेल की पहली स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज तैनात होगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा बेस पर रखी जाएगी। दोनों सेक्टर के लिए 18 विमान होंगे। अंबाला से रफेल पाकिस्तान और तिब्बत सीमा दोनों तरफ दुश्मनों का ख्याल रखेगा, जबकि हाशिमारा सिक्किम और अरुणाचल के बॉर्डर को पूरी तरह महफूज रखेगा। हमारे पहला बेस था पोस्ट इंडिपेंडेंस और उसका लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। पहली बात यह है कि कुछ इन डेप्थ है। इन डेप्थ मतलब
बॉर्डर के इमीडिएट पास नहीं, जैसे पठानकोट है, अमृतसर है या उत्तरलाई, जैसलमेर, ये थोड़ा अंदर है। और कोई भी दुश्मन का जहाज अंबाला को न्यूट्रलाइज करने के लिए आएंगे तो हमें एडिक्वेट वार्निंग मिलेगा। राफेल को बहुत ही स्पेशल मिशन के लिए ऑपरेट किया जाएगा। एक खास बात और है कि राफेल के आने से पहले ही उसके हथियार भारत पहुंचा दिए गए हैं। राफेल 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। राफेल मिटियोर मिसाइल से भी लैस है। मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, राफेल लॉन्ग रेंज स्काल्प मिसाइल से भी लैस है। स्काल्प मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज में हिट कर सकती है। राफेल दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। राफेल के बारे में कहा जाता है कि दुश्मन इसके आसपास नहीं फटक सकता। इसकी वजह है इसमें लैस आधुनिक तकनीक, जो कि इसकी सुरक्षा का खास ध्यान रखती है। राफेल में स्नेकमा के M88 इंजन लगे हैं, जिनसे 75 किलो न्यूटन की दोगुनी पावर मिलती है। आसान भाषा में कहें तो ये दो इंजन करीब 100 कारों के बराबर पावर पैदा करते हैं। इसलिए राफेल का इंजन फुल पावर के साथ आसमान में गरजेगा। वो लंबी दूरी तक ऑपरेट कर पाएगा। राफेल को भारत ने अपने मुताबिक डिजाइन करवाया है, खासकर चीन को ध्यान में रखकर। इसमें कई स्पेशल उपकरण लगाए गए हैं, जिनको टॉप सीक्रेट रखा गया है, जो जंग में सरप्राइज अटैक का काम करेंगे। यही वजह है कि राफेल के भारत में लैंड करने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, दुश्मन खेमे में खलबली बढ़ती चली जा रही है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब बात राजस्थान की सियासत की, जहां के लिए आज का दिन काफी अहम है। पायलट गुट के 19 विधायकों की अयोग्यता पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बीएसपी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दी है और कहा है कि वो कांग्रेस को समर्थन न दें। बीएसपी विधायकों के मसले की सुनवाई भी आज राजस्थान हाईकोर्ट में होनी है। इसके अलावा आज देश भर के राजभवनों के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, घेराव करेगी और ये मांग करने वाली है कि राजस्थान में विधानसभा सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है। जयपुर के राजभवन में शुक्रवार को जो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, वो तस्वीर आज भी देखने को मिल सकती है। आज देश के सभी राजभवनों के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाना चाहती है। कांग्रेस स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान के तहत राजभवनों का घेराव करेगी और राजस्थान विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द बुलाने की मांग करेगी। 70 साल तक सरकारें बदली, इंदिरा जी, राजीव जी, वाजपेयी जी, कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई चले गए, परंतु लोकतंत्र को मजबूत किया सबने। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है। किस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय राज्यपाल बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं, मिलनसार है, व्यवहार कुशल है और उनके पद की बहुत बड़ी गरिमा है, संवैधानिक पद है। वो जल्दी शीघ्र ही हमें आदेश देंगे, हम असेंबली बुलाएंगे। कांग्रेस विरोधियों के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रही है, लेकिन इस चक्रव्यूह में उल्टा फंसती भी जा रही है। राजस्थान के हाई प्रोफाइल ड्रामे में अब मायावती की बीएसपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बीएसपी ने राजस्थान में अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी कर कांग्रेस के खिलाफ वोट देने को कहा है। बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर बीएसपी ने अपने विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं। बीएसपी ने कानून का हवाला देते हुए कहा है, बीएसपी एक नेशनल पार्टी है और अगर विधायक पार्टी की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। राज्यपाल और स्पीकर को बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने जो चिट्ठी भेजी है, उसमें विधायकों को नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान गहलोत सरकार के खिलाफ वोट करने को कहा गया है।
मर्जर जो है पार्टी का मर्जर होना चाहिए। अब बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी, और इनके हर स्टेट्स में, कई स्टेट्स में हमारे एमएलएज हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो बहुजन समाज पार्टी पूरे नेशनल लेवल में, हर स्टेट लेवल में अगर मर्जर करती कांग्रेस पार्टी से तो मर्जर होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने कोई मर्जर नहीं किया, तो राजस्थान में मर्जर कहां से हो जाएगा? दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए बीएसपी के 6 विधायक एक समूह के तौर पर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 106 हो गई थी। इसी बीच बीजेपी ने राजस्थान हाईकोर्ट में बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को रद्द करने की अपील दायर की है। जयपुर हाईकोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। अगर कोर्ट विधायकों के विलय को रद्द करता है तो विश्वास मत के लिए अशोक गहलोत का विश्वास हिल सकता है। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच आज न सिर्फ जयपुर हाईकोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी नजरें रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान की सियासत को प्रभावित करने वाला फैसला आ सकता है। सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 विधायकों के बागी होने के बाद स्पीकर की तरफ से उन्हें अयोग्यता का नोटिस दिया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर से बागी विधायकों के लिए कोई एक्शन नहीं लेने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट आज इस बारे में सुनवाई करेगा कि क्या हाईकोर्ट स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये भी तय कर सकता है कि राजस्थान में गहलोत का पलड़ा भारी है या फिर सचिन पायलट का। एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान संवैधानिक लड़ाई का मैदान भी बना हुआ है। तमाम अटकलों और विवादों के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल के पास सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट का नया प्रस्ताव भेजा है। नया प्रस्ताव कोरोना संकट को लेकर है। खास बात यह है कि इसमें विश्वास मत को लेकर कोई जिक्र नहीं है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि 31 जुलाई से नया सत्र बुलाया जाए। Any governor ever will refuse to... क्या कोई राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने से मना करता है या इसमें देरी कर सकता है? क्या विधानसभा सत्र न बुलाए जाने के पीछे कोई वजह है? मैं व्यवहारिक ज्ञान का सवाल पूछ रहा हूँ।